नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुथूट फाइनेंस कंपनी की बैंक में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। दरअसल थाना नानाखेड़ा अंतर्गत मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन NBFC वेदनगर शाखा उज्जैन में जनता के करोड़ रुपए का सोना जमा था। अगर आरोपी लॉकर तोड़ने में सफल हो जाते तो निश्चित ही आरोपी एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते। थाना नानाखेड़ा पुलिस ने एक आरोपी के हाथ पर टैटू के आधार पर कालू उर्फ गोलू और विकास परमार नामक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपी का नाम भोला व पंकज यादव है। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि ब्रांच में लगे सेंसर के माध्यम से हेड ऑफिस केरल को देर रात ही एक मैसेज मिला कि अज्ञात बदमाश बैंक में घुसे हैं, जिसकी जानकारी उज्जैन मुथूट के अधिकारियों को दी। अधिकारियों के पहुंचते ही चोर फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस थाना नानाखेड़ा को दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश की गई एवं रात के CCTV फुटेज चेक किए गए। फुटेज में 4 अज्ञात बदमाश नकाब पहने हुए ब्रांच में चोरी का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। आरोपी की तलाश हेतु थाना स्तर पर 3 टीमें गठित की गई। एक टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के करीब 30 CCTV फुटेज चेक किए गए। जांच के समय आरोपी के हाथ पर गोल्ड टैटू दिखा और उसी आधार पर जिले के आदतन अपराधी किस्म के व्यक्तियों से पूछताछ की गई। ASP अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी हुआ सामान राधा कृष्ण एवं गणेश जी की आर्टिफिशियल मूर्ति, जिसकी कीमत 500 रुपए है, एवं कांच का कछुआ व कांच की प्लेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो कुल 2000 कीमत की है। लेकिन चोर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, जिसके चलते टीम लगाई गई और 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत 27 जून रात 3 से 4 बजे की है। अन्य 2 आरोपी की तलाश जारी है। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत 27 जून को रात लगभग 3 से 4 बजे एक घटना हुई थी और घटना हुई थी वेदनगर की, जो मुथूट वेदनगर थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत आता है। वहाँ पे मुथूट फाइनेंस गोल्ड ब्रांच है और उस ब्रांच में अज्ञात लोगों के द्वारा घुस करके और कुछ वहाँ पे ज्वेलरी और प्रतिमा को चुराया गया था और उसकी जानकारी भी मुथूट फाइनेंस के द्वारा रात में दी गई थी। उसके बाद चूंकि घटना काफ़ी संवेदनशील और सनसनीखेज थी, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनी थी और उसमें कई बार काफ़ी कॉस्टली और वैल्यूएबल ज्वेलरी रहती है। इस पूरी घटना को नानाखेड़ा थाना प्रभारी और CSP नानाखेड़ा के द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया और पूरी टीम के द्वारा जिसमें काम किया गया, तो उसमें जो अज्ञात आरोपी थे उसमें वहाँ जो ब्रांच के फुटेज, इसके अलावा अन्य जो फुटेज हैं उनको कलेक्ट किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान हुई है और उसमें 4 आरोपी पहचान किए गए। इन 4 में से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से जो चोरी की गई जो प्रतिमा थी, प्रतिमा के साथ में कुछ ज्वेलरी जो वास्तव में वो आर्टिफिशियल थी और इसके अलावा कुछ और ऐसे छोटे मोटे आइटम ब्रांच के थे जिनको चुराया गया था। उस पूरे जो मशरूका था, जो माल था, उसको पूरा जब्त करने में एक बड़ी सफलता मिली है और अभी 2 जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश और धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर से चुने गए 7 स्ट्रीट वेंडर्स में से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन की नाजमीन खान ने भी PM मोदी से चर्चा की। VC के जरिए नाजमीन उज्जैन से जुड़ी, जिसमें PM ने नाजमीन से योजना के लाभ और उसके उपयोग के बारे में विस्तार से जाना। PM ने नाजमीन को शुभकामनाएं भी दी। नाजमीन ने PM की कौशल योजना के तहत सिलाई भी सीखी, जिसके बाद उसने पति शाकिर, जो कि एक कार मैकेनिक है, उनका कोरोना में काम ठप हो जाने के बाद PM की स्वनिधि योजना का लाभ उठाया। शहरी आजीविका मिशन योजना में नाजमीन को पहले 10,000 मिले, उसे समय पर लौटाने के बाद उसे 20,000 व 1,000 कैशबैक मिला। नाजमीन ने PM मोदी से चर्चा के बाद मीडिया के सामने खुशी जताते हुए कहा कि मोदी जी से बात करके मैं खुश हूं। उन्होंने प्रेरणा दी है कि ऐसे ही काम करती रहूं। डिजिटल इंडिया कैंपेन के 6 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम रखा गया था। मेरी सभी आमजनों से अपील है कि केंद्र राज्य की अलग अलग योजनाओं का लाभ लेवें
उनके बारे में जानकारी रखें। आज के कार्यक्रम से जागरूकता निश्चित रूप से आएगी। योजनाओं की जानकारी सभी को रहे, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, आम जन हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे आज बहुत खुशी का दिन है सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बोला उन्होंने आपने और आपने भी सर उनको? ने मुझे सर मेरा जो नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 10,000 रुपये का लोन हुआ था सर, और सर मुझे वहाँ से पेटीएम और फ़ोनपे का QR कोड मिला था सर, जो मैं डिजिटल पेमेंट करती हूँ सर। डायरेक्ट ग्राहक जब आता है सर तो मेरा QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं सर, डायरेक्ट पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाता, मुझे पैसे को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोरोना काल से भी सुरक्षा मिलती है। सर जिस व्यक्ति से सर मैं फल खरीदती हूँ मैंने उसको पेमेंट किया था। अच्छा, कितना पेमेंट था वो? 1520 रुपये। कैंपेन के 6 साल पूरे होने पे जो कार्यक्रम रखा गया था, और अत्यंत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन की जो हितग्राही हैं PM स्वनिधि की नाज़मीन जी उनसे बात करी, और जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया तो इनके द्वारा डिजिटल पेमेंट तत्काल करके दिखाया भी गया कि कितनी सहजता से किया जा सकता है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो अलग अलग डिजिटल इंडिया की योजनाएं हैं, चाहे PM स्वनिधि में कैशबैक का प्रावधान हो, चाहे ई-दीक्षा हो, चाहे ई-संजीवनी हो, सभी लोग अधिक से अधिक इनका प्रयोग करें। और चूँकि आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, मुझे लगता है इससे भी लोगों में जागरूकता आएगी। बाकी हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं इनके बारे में लोगों को खूब पता रहे, हमारे विभाग के लोगों के बारे में पता रहे। उज्जैन में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स ने पर्यावरण की रक्षा का भी जिम्मा उठाया है। आज चरक भवन में पौधे लगाकर डॉक्टर्स ने संदेश दिया कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि हमने कोरोना के समय लोगों का जीवन बचाने का अपना फर्ज निभाया और अब प्रकृति को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। अगर वृक्ष होंगे तो ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। हमने कोरोना के संकट काल में कई लोगों को ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ते हुए देखा है, इसलिए अब लोगों की जान के साथ प्रकृति की भी रक्षा करना है, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि जंगल पर जंगल साफ होते जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। इसलिए हमने डॉक्टर्स डे पर लोगों की जान बचाने के साथ प्रकृति को भी बचाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए आज हमने चरक भवन व अन्य जगहों पर वृक्ष लगाकर प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया है। साथ ही कोरोना वायरस के कारण हमारे साथी दिवंगत हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम वृक्ष लगाकर उन दिवंगत आत्माओं के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर्स डे पे चरक भवन में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें स्टाफ के अलावा और बाकी लोग भी हुए हैं। उसमें हम लोगों ने ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और जैसे सामाजिक जिम्मेदारी हमारी है वैसी पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि हम लोगों ने भी देखा कोविड एरा में कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, जिसके कारण बहुत से लोग काल के ग्रास में समा गए। तो हम लोग का यही है कि ऐसे पौधे बढ़ाएं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती जाए। अपने ही पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार के खिलाफ 12 आपराधिक धाराओं में पीड़ित महिला ने प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। संभवतः जिले का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपी और फरियादी दोनों SC/ST वर्ग के हैं। उज्जैन के पूर्व पुलिस अधिकारी की बहू ने पूरे परिवार के खिलाफ महिला थाने में 12 धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। संभवतः यह इस साल का सबसे अनोखा मामला है, क्योंकि इस प्रकरण के अंदर महिला ने अपने जेठ जेठानी, सास ससुर एवं पति के खिलाफ विभिन्न 12 धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराया है। उज्जैन के रिटायर्ड DSP ने बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे की शादी 2015 में की थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब आए दिन उनके घर में विवाद होने लगे। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते पति बेरोजगार हो गया एवं बड़े जेठ की बार भी बंद हो गई। बेरोजगारी के चलते पति और जेठ ने महिला से अपने मायके से 20 लाख रुपए मांगने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो महिला ने अपने मायके से रुपए लाकर दे दिए, लेकिन यह सिलसिला जब लगातार बढ़ा तो इसको लेकर महिला ने विरोध शुरू किया। लेकिन पूर्व DSP और उसके परिवार के लोग महिला को प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी और अधिकारियों ने पूरी बात को गंभीरता से लेते हुए महिला को महिला थाने भेज दिया। यहाँ पर महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा ने महिला के बयान पर 12 विभिन्न धाराओं में परिवार के सब लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।
महिला का कहना है कि उसका पति कुछ काम नहीं करता है एवं मेरे मायके से पैसे मांगने की डिमांड करता रहता है। वहीं उसके इस काम में मेरे ससुर और जेठ भी दबाव बनाते हैं एवं मेरे साथ मेरे पति की गैर मौजूदगी में अश्लील हरकत करते थे। वहीं मेरी जेठानी सामान्य वर्ग होने के नाते मुझे गंदी गंदी एवं जाति सूचक गालियां देती थी। मेरा घर में रहना दुश्वार हो गया था। इसी के चलते मैंने पुलिस थाने पहुंचकर इन सब लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। इंदौर राजेंद्र नगर की लड़की है जिसकी शादी जो है वेदनगर नानाखेड़ा में हुई थी, जिसको शादी के बाद से ही कंटिन्यू प्रताड़ित किया जा रहा था। तो बस उसकी रिपोर्ट पर से, तो कल थाने पर आई तो उसकी रिपोर्ट पर से धारा 498, 354 साथ ही ST/SC एक्ट की धारा और धारा 377 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये आरोपी कौन है, क्या बैकग्राउंड है इनको? इसके ससुर तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहे हैं और पति तो शायद कुछ नहीं करता है, बता रही थी वो, और बाकी की डिटेल पता नहीं है मुझे। वहीं दूसरी ओर पूर्व DSP और उसके परिजन भी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने अपनी बहू के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया और कहा कि उनकी बहू पूरे परिवार को परेशान कर रही है एवं बेवजह झूठी शिकायतें कर रही है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। इधर रेखा वर्मा ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद कहा कि महिला के बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। मतलब नासमझी के कारण उसने हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ एक झूठी शिकायत और रिपोर्ट जो है वो संबंधित थाने में हमारे लिए की गई। उसी का खंडन के हो और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो, साथ ही पूरी इस विषय की जांच हो, ऐसा आवेदन लेके हम लोग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हमारी ओर से निवेदन करने कि इस कार्रवाई जिस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई हमारे खिलाफ हमारे परिवार के खिलाफ की जा रही है, इसका पूरी तरह से इसकी जांच हो और जांच होने के बाद संबंधित जो भी आरोपी हो, मतलब या तो वो फरियादी पक्ष हो या आरोपी पक्ष हो, जो भी आरोप के जांच होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय से यही निवेदन है और भविष्य में आशा करते हैं कि पुलिस परिवार के होने के नाते हम लोग और एक समाज में एक हमारा प्रतिष्ठा मान और सम्मान है, उसकी हम पुलिस विभाग हमारी उसका रक्षा करेगा। और NSUI ने स्कूली शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। NSUI द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा और प्रदेश सचिव तरुण गिरी के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा दिए गए शर्मनाक बयान के विरोध में मंत्री के नाम की पैम्पलेट जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश सोशल मीडिया समन्वयक मुकुल घुरैया ने बताया कि स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का शर्मनाक बयान मरना है तो मर जाए के विरोध में अभिभावकों के सम्मान में आज NSUI द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के माधव भवन गेट पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नाम के पैम्पलेट्स और फोटो जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूलों की फीस कम कराने की मांग पर पालक संघ के प्रतिनिधि जब मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे तो मंत्री ने खींचकर कथित तौर पर कहा, मरना है तो मर जाए। ऐसे बयान और ऐसी सरकार का NSUI खुलकर विरोध करती है। प्रदर्शन के दौरान NSUI के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का पुतला दहन करा है और उनके विरोध में आज हमने यहाँ पर जो पेम्पलेट है उनके नाम की वो जलाई है, विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि आज कोरोना काल के समय में ये खरीदी हुई सरकार के जो मंत्री हैं इनको छात्रों का, अभिभावकों का, इनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्थिति आ गई है कि आज फीस नहीं भर पा रहे हैं अभिभावक, इसके लिए आज उनसे बोलने गए थे कि हमारे स्कूलों की बच्चों की जो फीस गद्दी है उसको कम किया जाए और आगे रह के इंदर सिंह परमार उनको गलत बयान दे रहे हैं कि जाके घूम मरो, मर जाओ। ये किस तरह की सरकार है? ये खरीदी हुए मंत्रियों की सरकार है। इससे पता चलता है इनके बोलने के चाल चलन से, इनके काम करने के चाल चलन से पता चलता है। जबकि कोरोना काल में सबकी मदद करना चाहिए आज इन मंत्रियों को, और ये ऐसे डूब मरने के काबिल ऐसे ये खुद बोल रहे हैं कि अभिभावक डूब मरो, इनको डूब मरना चाहिए कि आज कोरोना काल में छात्रों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अभिभावकों को ऐसा बोल रहे हैं। बयान दे रहे हैं ना, तो इनको खुद को डूब के मर जाना चाहिए। ये जो बच्चे हैं देश का भविष्य है, ये जो युवा है देश का भविष्य है, और इनके लिए आज अगर ये बयान दे रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई उचित बयान है और कोई ये उचित सरकार है।
ये खरीदी हुई सरकार को जितने हम लोग हैं, हम तो नहीं मानते कि हमारी सरकार है। और रही बात इनके बयान की, जो इनने गलत बयान दिए हैं, तो आज नहीं तो कल इन्हें इसकी हरजाई करना पड़ेगी। आज उज्जैन NSUI द्वारा जो पेम्पलेट जलाए गए हैं इंदर सिंह परमार के, इनके फोटो जलाए गए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन चालू होगा। उज्जैन के बेगम बाग में लोगों ने अपने घर तोड़ने में तेजी ला दी है। प्रशासन ने मुआवजे के लिए कैंप भी लगाए हैं। कलेक्टर व SP ने दौरा कर तोड़ने वाले अमले का मनोबल बढ़ाया। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत भारत माता मंदिर के पीछे और महाराजवाड़ा स्कूल के पीछे स्थित बेगमबाग कॉलोनी के मकानों को खाली कराने के बाद प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई पिछले दिनों शुरू की गई। विरोध और बहस के बाद उक्त क्षेत्र के लोग अब स्वयं मुआवजा लेकर ठेकेदारों से अपने मकान तोड़वा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बेगमबाग का दौरा किया। अरे हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है, आप बिल्कुल घबराओ मत। जब बैंक में पैसा जाता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो वो अपने आपके खाते में 1-1.5 घंटे बाद आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, ये सबका अलग चीज होती है। हमारा तो सर्वे में नाम है, एक ही बच्चा मेरा में तो बुढ़ापा है, छोटे छोटे हैं। अरे अब आपके बच्चे हैं, आप चिंता मत करो। सोच आप हमारे को सहारा दो, आप हमें हमारे बच्चे का तो सहारा दो। बच्चा क्या करेगा मेरा, हमारा भी थका देगा हमें। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बेगमबाग क्षेत्र के कुल 250 मकानों को तोड़ा जाना है, जिनमें से अब तक 40 लोगों से बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर लोगों के खातों में मुआवजे की राशि 3 लाख रुपए ट्रांसफर। कुछ लोगों ने जो उनको मुआवजा जो मिलना है यहाँ पर, उसको लेकर आपसे कुछ परेशानी अभी बताई थी। मुआवजे के संबंध में मेरे द्वारा पहले ही बताया जा चुका है, अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है, तो उसका लिखित में हमको आपत्ति दे दे, हम लोग उसका जरूर विचार करेंगे। लेकिन उसके कारण हमारा जो लोगों के द्वारा डिमोलिशन किया जा रहा है वो नहीं रुकना चाहिए, वो पहले करें, उसके बाद हम लोग आपत्ति पर विचार करके उसके बाद में अगर हम लोगों को लगेगा ठीक है और कागज उनके सभी ठीक ठाक हैं तो निश्चित रूप से। देखिए अभी जैसा मैंने बताया कि 56 मकान हमारे खाली हो चुके हैं और इसके अलावा लगभग इतने ही मकान और भी हैं जिनको हम लोग कल तक लेकर खाली करा लेंगे। बाकी के जो 30-40 लोग बचेंगे उनको हम लोग। नगर निगम की तोड़फोड़ गैंग द्वारा JCB की मदद से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन अब रहवासियों द्वारा ठेकेदारों को मकान तोड़ने का ठेका देकर अपने मकान स्वयं हटवाए जा रहे हैं। रहवासियों की सुविधा के लिए महाराजवाड़ा स्कूल मैदान में प्रशासन के अधिकारियों ने कैंप भी लगवाया है, ताकि चिन्हित मकान मालिक यहीं पर संपर्क कर अपनी जरूरी कागजात जमा कराने के साथ मुआवजे की राशि बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। तनाव और सुरक्षा के मद्देनजर इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बेगमबाग क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम मुआवजा लिस्ट में नहीं है। SDM साहू ने बताया कि पूर्व में किए गए मकानों के सर्वे के आधार पर लिस्ट तैयार की गई है और सर्वे सूची में शामिल लोगों को ही मुआवजा राशि दी जाएगी। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना का विरोध करते हुए रहवासी और व्यापारी संघ ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और कहा कि विकास के नाम पर विध्वंस स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाकाल मंदिर के आसपास जिला प्रशासन महाकाल विस्तारीकरण के लिए दुकानें, होटल और मकानों को हटाने का काम कर रहा है। इसी के विरोध स्वरूप रहवासियों ने महाकाल मंदिर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। जिला प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे और महाकाल के सामने आ रहे कई परिवारों को राहत दें। उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास हो रहे विस्तारीकरण के विरोध में क्षेत्र के व्यापारियों और रहवासियों ने भगवान महाकाल के प्रांगण में सद्बुद्धि यज्ञ कराया। जिला प्रशासन को भगवान महाकाल सद्बुद्धि दे। जिला प्रशासन महाकाल मंदिर के बाहर चौड़ीकरण के नाम पर दुकानदारों को बेदखल न करे। उज्जैन में हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ भगवान महाकाल के दरबार में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें किसी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का काम कर रहे हैं, जिससे महाकाल क्षेत्र के आसपास की दुकानों, होटलों एवं मकानों को हटाने का काम जारी है।
जिसके विरोध में क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और पहले 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं। अगर ऐसे में उनके मकान और दुकानों, होटलों को हटा दिया जाएगा तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। इसी के लिए उन्होंने महाकाल मंदिर के प्रांगण में सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिससे जिला प्रशासन को सद्बुद्धि आए। देखिए, हमारा ये महाकाल विस्तारीकरण का जो योजना प्रशासन द्वारा लाई गई है, ये 70 मीटर का जो प्रशासन बोल रहा है, उसके विरोध में पूरा जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, कम से कम 350 मकान है, उसमें 5000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध हमने अभी शुरुआत जो की थी विरोध की, जो पैदल मार्च निकालकर हमने शुरुआत की थी। आज हमने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए भगवान महाकाल के द्वार पर यज्ञ किया है कि भगवान महाकाल प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को उज्जैन आ रहे हैं, तब तक हमारा प्रदर्शन सतत चलता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि पूर्ण रूप से इस 70 मीटर की योजना को खत्म किया जाए। सर्वधर्म कौमी एकता समिति द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम से की गई। ऑक्सीजन की बढ़त और पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए हर तरफ हरियाली करने के लिए सर्वधर्म कौमी एकता समिति शहर उज्जैन के बैनर तले 5000 पौधे रोपण करने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत 30 जून को पुलिस कंट्रोल रूम महिला थाने से हुई। सर्वधर्म कौमी एकता अध्यक्ष फहीम सिकंदर ने बताया कि एएसपी रविंद्र वर्मा, एएसपी आकाश भूरिया, एएसपी अमरेंद्र सिंह चौहान सहित सीएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम महिला थाना परिसर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। बाद में रिंग रोड सोमवारिया पर पौधे लगाए गए। पौधारोपण का यह सिलसिला चलता रहेगा। इस मौके पर खोजेमा भाई, आसिफ खान, गौरव मालपानी, इमरान शाह, सोहेल कुरैशी, इरशाद कुरैशी, संदीप भैया, सद्दाम कुरैशी, कादर खान, अल्फेज सिकंदर, सफर भुट्टो, समीर भाई आदि मौजूद है। आज जो महिला थाना है वहाँ पे एक वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है और इसमें छायादार, फलदार दोनों प्रकार के पौधे जो सर्वधर्म सोसाइटी है उसके सहयोग से आज ये वृक्षारोपण किया गया है। पूरी जो सोसाइटी के जो तमाम जो हमारे जो सदस्य मेंबरान हैं उनको भी बधाई देता हूँ इस नेक काम के लिए कि वो पर्यावरण के प्रति सभी लोगों में जागरूकता पैदा भी कर रहे हैं और शरीक भी हो रहे हैं, साथ में वृक्षारोपण जैसे एक पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। फहीम सिकंदर ने कहा कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से इन दिनों पौधारोपण की आवश्यकता अधिक हो गई है। मनुष्य के जीवन के लिए पौधे ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वृक्षारोपण का समय समय पर ध्यान दिए जाने के साथ ही उनके संरक्षण हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वधर्म कौमी एकता के बैनर तले आज का ये वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम था, असल में क्या पर्यावरण को और बल देने के लिए ये वृक्षारोपण जगह जगह किया जा रहा है। इसमें वन विभाग का और हमारे गौरव भैया, मालपानी और पर्यावरण प्रेमी परिवार, पूरा पर्यावरण परिवार जो है उनका पूरा सहयोग इसमें प्राप्त है। और चूँकि इंसान को सांस लेने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है और इस तरह के जो फलदार जो वृक्ष हैं ये इसको ऑक्सीजन देने में पूरी सहयोग करते हैं। इसलिए हम जगह जगह हमारा ये लक्ष्य चल रहा है कि करीब करीब शहर के अंदर 5000 पौधों का हम जगह जगह पे लगभग अभी कितने पौधे आपके आज 130 पौधे हम यहाँ पर लेकर आए थे और वो लगाए थे। कुछ पौधे लग चुके हैं और कुछ और 2-4 दिन के अंदर ये एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के प्रबंधक ने कोविड केयर में काम आने वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण एसडीएम गोविंद दुबे के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग घटिया को दिए हैं। कोविड जैसी महामारी से लड़ने में हर कोई सहयोग दे रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन जिले के घटिया तहसील में स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी सहयोग के लिए आगे आया है। बॉटलिंग प्लांट के डीजीएम राम टेके ने घटिया तहसील के एसडीएम से कोविड-19 में सहयोग देने की बात की और बॉटलिंग प्लांट द्वारा लाखों रुपए के स्वास्थ्य संबंधी उपकरण का सहयोग स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किए, जिसमें 10 बेड, 10 गद्दे, 10 पल्स ऑक्सीमीटर, 5 कूलर, गर्म पानी की 25 बोतलें आदि के सामान शामिल हैं। वहीं किरण पटेल वरिष्ठ प्रबंधक ने कहा कि प्लांट की ओर से मैं एसडीएम सर को धन्यवाद देती हूं कि हमारा प्लांट कुछ जमा पूंजी एसडीएम सर के माध्यम से देकर कोविड-19 के सहयोग में काम आया। कार्यक्रम में तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ और प्लांट के अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुमित आलोक वरिष्ठ सुरक्षा प्रबंधक द्वारा किया गया। सभी के सभी जो है स्वस्थ होकर वहां से गए
ये हमारे लिए खुशी का विषय है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सामग्री दे रहे हैं ये इसी तरीके से पैक्ड रहे, कभी ओपन करने का मौका ना लगे, क्योंकि हमने वो समय देखा है। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो समय आए, लेकिन तैयार रहना जो है वो हमारी प्राथमिकता है। उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये बॉटलिंग प्लांट के तत्वाधान में आज मैनेजर यहाँ श्री राम टेके जी द्वारा एक चैरिटेबल कार्यक्रम रखा गया था। इसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ इक्विपमेंट हमें दिए गए हैं, जिसमें बेडिंग से लेके मेडिकल इमरजेंसी के इक्विपमेंट इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जो आगे तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही है, वैसी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति में ये सारे इक्विपमेंट जो हैं लोगों के लिए जो है काम आएंगे। तो इसके लिए जो है हमारे प्रशासन के द्वारा इनको जो धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि उज्जैन जिले में जून माह में हुई 142 मिलीमीटर बारिश नम हवाओं के कारण आगे भी जारी रहेगी। शासकीय जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक व मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में हेवी मानसून नहीं बना है, इसलिए तेज बारिश की संभावना अभी कम है, परंतु नम हवाओं के कारण हल्की बारिश होती रहेगी। दिन जो लंबा खिंचाव था उसके बाद परसों अच्छी बारिश हो चुकी है। 51.2 मिलीमीटर पूरा जो जून माह था उसमें कुल मिला के 142 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो एक सामान्य बारिश हम कह सकते हैं। और जो हमारा औसत है उस औसत से अच्छी बारिश हुई। अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत हैवी सिस्टम नहीं है जिसमें लगातार कई दिनों तक बारिश की स्थिति न वैसा सब रहे, लेकिन नम हवाएं दोनों तरफ से आ रही हैं, जिस कारण जो बादल की स्थिति और जो हल्की बारिश की स्थिति इस प्रकार से अभी लगातार जारी रहेगी। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।